ये जो आपके राइट हैंड साइड में मैंने छोटा सा एक बॉक्स बनाया है ऑलरेडी, ये एक ग्राफ पेपर का बॉक्स है। ईसीजी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रीरेक्विजिट ये है कि ये ब्लैंक पेपर पे नहीं निकालनी चाहिए, ये हमेशा ग्राफ पेपर पे निकालनी चाहिए। इसका तो प्रॉपर ग्राफ पेपर आता है मशीन्स के अकॉर्डिंग, वो जिस तरह की मशीन डिफरेंट होती हैं, कुछ लार्ज किस्म में ग्राफ पेपर लेती हैं, कुछ छोटी स्ट्रिप ले लेती हैं, व्हाटएवर, लेकिन ये हमेशा ग्राफ पेपर पे निकल। अच्छा ऐसा नहीं है प्लेन पेपर पे निकल नहीं सकती है, वो आप स्ट्रिप प्लेन पेपर की दे दोगे प्लेन पे आ जाएगा, लेकिन प्लेन पे उसको असेस नहीं किया जा सकता उतना एक्यूरेटली जितना ग्राफ पेपर पे किया जा सकता है। ग्राफ पेपर पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जिसका ईसीजी देखते हुए ध्यान रखना होता है। एक जो चीज है ग्राफ पेपर पे देखते हुए टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर करना है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है सेगमेंट्स। सो देयर आर टू थिंग्स व्हिच वी शुड फोकस ऑन ईसीजी, एक क्या है टाइम और दूसरा है सेगमेंट्स। टाइम को ईसीजी में हम इंटरवल बोलते हैं, यहां पे हम क्या बोलते हैं इंटरवल। जब भी कभी ईसीजी के सेगमेंट, ईसीजी के किसी भी चीज फीचर के साथ आपने इंटरवल का वर्ड सुनना है तो इसका मतलब है व्हाट इज बीइंग आस्क्ड राइट नाउ द टाइम ड्यूरेशन, एंड सेकंड इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सेगमेंट। अभी इसकी तरफ भी मैं आता हूं। अच्छा पहले तो टाइम की बात कर लेते हैं। अगर आप देखो इसको गौर से तो ये जो एक मैंने बनाया, अच्छा इस तरह के ना काफी सारे स्केयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये एक स्केयर है ग्राफ पेपर पे, इस तरह एक और स्केयर होगा सा, another one, इस तरह के। This full scale is called one big scale. इसको one big scale कहते हैं। अगर आप गौर से काउंट करो तो एक बिग स्केयर के अंदर 1 2 3 4 5 एंड इस तरह कैलकुलेट करो तो तकरीबन 25 स्मॉल स्केयर होते हैं। तो इसका मतलब है वन बिग स्केयर में कितने होंगे 25 स्मॉल स्केयर। फिर ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है कि बिग स्केयर में स्मॉल स्केयर, ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है। अब अगर टाइम की बात करें, फॉर एग्जांपल इधर देखना आपने, ये कैलकुलेट किया गया है कि जब ईसीजी की स्ट्रिप चलती है ना मशीन के अंदर, तो ये जो टाइम पीरियड है जो कि वन बिग स्केयर में लगता है, ये टाइम पीरियड इट कम्स आउट टू बी 0.20 सेकंड। कितना ये 0.20 सेकंड। ये कैलकुलेट किया गया है कि जब भी एक ईसीजी की स्ट्रिप एक बिग स्केयर के ऊपर से आती है, कोई भी वेव आ रही है उसमें, कोई भी वेव, अभी वेव की बात नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन ईसीजी की कोई भी लाइन, कोई भी वेव इसके ऊपर आ रही है, तो वो कितना टाइम ड्यूरेशन दे रही है हमें 0.20 सेकंड। इसका मतलब है जब 1 सेकंड पूरा करना हो तो कितने बिग स्केयर होंगे 5 बिग स्केयर। सिंपल कैलकुलेशन, 0.20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1 सेकंड बनता है। अब पॉइंट समझो और से क्या आपको बताना चाह रहा हूं। और कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है 0.8 सेकंड। तो अब आपको समझ आ रही है कि एक कार्डियक साइकिल 5 बिग स्केयर्स के अंदर अंदर ही आने वाला, इससे बाहर नहीं जाने वाले, क्योंकि 5 बिग स्केयर का मतलब 1 सेकंड है, और अभी आपने बोला कि ये 0.8 सेकंड होता है, तो 4 बिग स्केयर्स बनते हैं, तो 4 बिग स्केयर्स तक ही आने वाले, इसी के राउंड अबाउट रहने वाले, प्रोवाइडेड दैट कि वो परफेक्टली 0.8 सेकंड का ही हो। लेकिन हमें पता है कि हार्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसकी ड्यूरेशन भी चेंज हो सकती है। तो ये कुछ में बेसिक बातें हैं जो ईसीजी की स्ट्रिप देखते हुए ज़हन में रहनी चाहिए। अच्छा अगर एक 1 स्मॉल स्केयर का टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करना हो तो 0.20 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 स्मॉल स्केयर इसमें 25 से नहीं, क्योंकि अब हम सिर्फ एक लेंथ ले रहे हैं। अब हम पूरा ऐसा स्केयर नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये वाले लेंगे 1 2 3 4 5, ये स्मॉल स्केयर लेंगे। तो इसको डिवाइड करें तो 1 स्मॉल स्केयर इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड। अगेन इसको कंफर्म करने के लिए आप 0.04 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इट कम्स आउट टू बी अगेन 0.2 सेकेंड। अच्छा अब इसमें लिखते हुए कुछ छोटे छोटे से ब्लंडर्स मैं अभी बता देता हूं जो मिस्टेक हो सकती है। लिखते हुए लिखिए दिया 1 बिग स्केयर इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड, एक ये गलती कर दी, 0.02 नहीं है 0.2 है, और इसको लिखते हुए कर दिया 0.4 सेकेंड। तो देखो सारी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। तो ये 0.04 एंड 0.2, ये जरा ध्यान रखना है इसमें, कि 0 ऐड आगे पीछे ना कर देना, वरना काम खराब हो जाएगा। तो एक तो ये टाइम ड्यूरेशन की आपको समझ आ गई। अच्छा अब आपने मुझे एक बात बतानी है, अगर मैं ये बोलूं कि एक कोई लेंथ है, कोई इंटरवल है ईसीजी पे, वो 3 स्मॉल स्केयर है, तो टाइम कितना बने 3 स्मॉल स्केयर है,
इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0.12 सेकेंड। ये इस तरह से भी एमसीक्यू का आंसर करना है। ये जरूरी नहीं है कि आपसे सीधा ही पूछा जाए कि हाँ जी ये टाइम इंटरवल है, ये टाइम बताओ कितना होता है। हो सकता है किसी इंटरवल के स्मॉल स्केल के हवाले से आपसे पूछा जाए। ये भी हो सकता है आपको एक ईसीजी की स्ट्रिप आ जाए और ईसीजी के स्ट्रिप पे बड़े बड़े ऐसे बने हों और स्मॉल स्केल शो हो रहे हों और आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट करके बताएं इसमें फलाना इंटरवल कितना है। तो वो कैलकुलेट करना बहुत आसान है, आपने सिर्फ ये देखना होता है ओके जी फलाना इंटरवल किस स्मॉल स्केल से किस स्मॉल स्केल तक है, कितने स्मॉल स्केल आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने आंसर कर। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई इंटरवल है वो 2 बिग स्केल्स के बराबर है, एक बिग स्केल 0.2 तो 2 बिग स्केल 0.40 से कैलकुलेट कर लोगे इस हिसाब से। चलो गुड हो गया। अब अगर आपको ये वाली बात समझ आ गई है तो फिर मैं आगे चलता हूं। इंटरवल की बात हो गई, अब बात करते हैं कि सेगमेंट कैसे पिक करते हैं। इसमें ईसीजी में सेगमेंट्स कैसे पिक करते हैं, सेगमेंट को कैसे लेके चलते हैं। सेगमेंट में हमने ना 2 चीजें देखनी होती है। इंटरवल में तो हम ये देखेंगे कि नॉर्मल कितना है, इधर देखो इंटरवल नॉर्मल कितना है, आइदर शॉर्ट है या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है प्रोलॉन्ग। टाइम इंटरवल में ये 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो नॉर्मल होगा, या क्या हुआ होगा ड्यूरेशन कम हुई होगी, या क्या हुई होगी ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होगी। इंटरवल में ये 3 चीजें ईसीजी पे फोकस कर रहे होते हैं। अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब है गुड न्यूज, एंड इन आइदर ऑफ अदर केसेस या शॉर्ट हो या प्रोलॉन्ग हो, बोथ आर वेरी बैड न्यूज फॉर द हार्ट। कोई भी इंटरवल अगर शॉर्ट या प्रोलॉन्ग है नॉर्मल से तो ये हार्ट के लिए अच्छी न्यूज नहीं है, देयर इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन। अच्छा अब सेगमेंट में फोकस करना है। सेगमेंट में हम क्या देख रहे होते हैं, सेगमेंट में हमारा फोकस होता है either it is elevated or it is depressed। सेगमेंट में हम ये 2 चीजें देख रहे होते हैं। क्या देख रहे होते हैं, क्या ये एलिवेटेड है या ये क्या है डिप्रेस है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी जो दरमियान में रह जाती है वो नॉर्मल। अभी हम इसको सुन लो, मैं अभी आपको ईसीजी ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ आएगा कि ये बात क्या है। हाँ जी, अब मुझे बताओ कि सेगमेंट में हमने क्या प्रोलॉन्ग शॉर्टेंड देखना है? नहीं, सेगमेंट में हमने क्या देखना है कि या तो ये नॉर्मल लाइन से एलिवेटेड है, ऊपर उठा हुआ है, या नॉर्मल लाइन से किधर गया हुआ है, नीचे गया हुआ है। हमने इसको फोकस करना होगा। ये पॉइंट समझ आ गया? ओके, ईसीजी में लीड्स रिवाइज करवा दो मुझे। 12 लीड ईसीजी में डिवीजन कैसे करते हैं? 3 + 3 + 6। फर्स्ट 3 आर बाइपोलर लिम्ब लीड, नेक्स्ट 3 आर यूनिपोलर या ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, और लास्ट 6 आर प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड्स या प्रीकॉर्डियल लीड्स कहते हैं। और उनके नाम क्या हैं जो बाइपोलर है? 1 2 3। लिखते कैसे हैं? रोमन्स में लिखते हैं। उसके बाद जो ऑगमेंटेड यूनिपोलर उनको कैसे लिखते हैं? ABR ABF ABL। और उसके बाद जो चेस्ट लीड्स हैं उनको V1 to V6। मैंने आपको एक बताया था एक 15 लीड ईसीजी भी होती है, उसमें 3 चेस्ट लीड्स और ऐड हो जाती है, वो 9 प्रीकॉर्डियल लीड्स होती है, इसमें V1 to V9 तक चले जाते हैं। तो ये हमारी एक क्विक रिवीजन हो। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं जरा इस चीज की तरफ आता हूं, आपने जरा गौर से देखना है। मैं ईसीजी ड्रॉ कर रहा हूं, पीछे ग्राफ पेपर भी मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, तो मैं सिंपल ईसीजी ड्रॉ करता हूं, उसको हम बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं। ईसीजी की वेव्स तो आपको पता ही है मेरे ख्याल में। चलो हम आगे एक और बना लेते हैं। ओके, रेड से मैंने इसलिए कर दिया नजर आएगा दूर से, तो उसको हम देख लेते हैं। मुझे वेव्स के नाम लिखो। फर्स्ट वन इज P wave, then first downward is Q, then upward is R, again downward S, and this one is D wave। चलो गुड हो गया, आपको नाम पता है। P wave shows what? Atrial depolarization।
QRS तीनों मिला के क्या शो कर रहे हैं? हो गया जी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये तो आपको पता है ऑलरेडी बात है। अच्छा ईसीजी जो मैंने ड्रॉ की है इसमें देख के कोई क्वेश्चन आ रहा है कोई वेव से रिलेटेड? कौन सी वेव? ये नेक्स्ट है, ये पी क्यू आर। मैंने नेक्स्ट वेव किसी वजह से बनाई, भी आपको बताता हूं मैंने क्यों बनाई है। दो वेव्स पे उसका हार्ट चल रहा होगा ना, एक बीट करके रुक नहीं जाएगा, तो हमने कहा चलो लेट इट बीट, तो हम उसको कैलकुलेट कर लें। ये नहीं कि ना उसके लिए ईसीजी के लिए एक दफा बीट किया उसके बाद फिर रेस्ट पे। हाँ गुड, शुक्र है किसी ने पिक कर ली ये बात। पी वेव यूजुअली आप जो ड्रॉ करते हो, आप यूजुअली पी वेव ऐसे ड्रॉ करते हो जस्ट लाइक दिस। मैंने पी वेव में थोड़ी सी चेंज ये की है कि इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड करके की है। अच्छा ये जो पी वेव या एट्रियल डीपोलराइजेशन की वेव है ईसीजी पे जो, अच्छा वैसे मैं आपको एक वर्ड बताता हूं। एक वेव होती है उसको कहते हैं बाइफेजिक, एक वेव होती है उसको कहते हैं यूनिफेजिक। ये वेव जस्ट वेव बता रहा हूं, नहीं बता रहा मैं कौन सी यूनिफेजिक है कौन सी बाइफेजिक। अब देखना मैं ड्रॉ करता हूं यूनिफेजिक कौन सी होती है, ये होती है यूनिफेजिक और ये वाली वेव होती है बाइफेजिक। समझ रहे हो? जिस वेव का एक अपवर्ड पोटेंशियल भी है और डाउनवर्ड भी हो, दो पोटेंशियल्स आ रहे हो एक ही वेव में, वो कौन सी होती है? बाइफेजिक। और जिसका एक ही पोटेंशियल आ रहा हो उसको क्या कहते हैं? यूनिफेजिक। चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, दोनों में लेकिन एक ही हो उसको यूनिफेजिक कहते हैं। तो नॉर्मली पी वेव यूनिफेजिक भी हो सकती है और क्या हो सकती है? बाइफेजिक भी। जब ऐसी पी वेव किसी ईसीजी पे आती है, बाय द वे कल ही मैंने एक ईसीजी देखी है अभी, एक वो किसी ने सेंड की थी मुझे डायग्नोसिस के लिए रिलेटिव ने, तो एग्जैक्टली सेम बिल्कुल डिटो ये वाली ईसीजी पी वेव आ रही थी। तो अक्सर लोग इसको समझते हैं कि जब इस तरह की पी वेव आ रही हो तो देयर इज सम प्रॉब्लम। नो, देयर इज नो प्रॉब्लम। द बाइफेजिक पी वेव इज आल्सो नॉर्मल, द यूनिफेजिक पी वेव इज आल्सो नॉर्मल। यूजुअली ऐसी ही मिलती है लेकिन कुछ ईसीजीज पे ऐसी भी आ जाती है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। मैं आता हूं उसकी तरफ आता हूं, पोटेंशियल्स की तरफ। वो तो हम देखो, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अपवर्ड पोटेंशियल क्यों आता है, डाउनवर्ड क्यों आता है, तो हम उसकी तरफ वो डिस्कस कर चुके हैं। जाहिर है जब किसी के अंदर डाउनवर्ड, क्यूआरएस भी तो ऐसे ही है ना कि डाउनवर्ड पोटेंशियल भी और अपवर्ड पोटेंशियल भी है, तो वो फ्लो ऑफ करंट के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आएगी। वो डीपोलराइजेशन से पोलराइज्ड एरिया की तरफ सिर्फ फ्लो ऑफ करंट की गेम। अच्छा अब वापस आते हैं इस चीज के ऊपर। पहली बात तो ये हमने पिक कर ली, चलो गुड हो गया। अब अगली बात की तरफ चलते हैं। अब आता हूं मैं पहली बात, ये वाली बताता हूं। पहले हमने क्या डिस्कस करने हैं? इंटरवल्स। कुछ इंटरवल ना आपने अपने बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लेने और आज के बाद भूलने नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवल्स है, ये आपको बहुत जगहों पे आएंगे, एमसीक्यू में भी आएंगे, एससीक्यू में भी आएंगे, डायग्नोसिस बनाने के लिए भी आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला इंटरवल इज पीआर इंटरवल। चलो पहले मैं नाम लिख देता हूं। दूसरा इंटरवल जो हमने इंपॉर्टेंट याद रखना है क्यूटी इंटरवल, और तीसरा इंटरवल जो हमने याद रखना है इज आर आर इंटरवल। ये तीन इंटरवल नहीं भूलने भाई। कौन कौन से हैं जी? पीआर इंटरवल, दूसरा क्यूटी इंटरवल, तीसरा आर आर इंटरवल। इसमें सबसे आसान कौन सा लग रहा है समझना? आर आर इंटरवल सबसे आसान। वो सिंपल, मतलब आर आर इंटरवल की कॉमन सेंस ये बता रही है कहां से शुरू होगा? आर वेव से। कहां पे खत्म होगा? आर वेव। तो मैं यहीं पे आर आर तो मैं पहले ही करवा देता हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि आर आर इंटरवल हमें कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन बता रहा है? बिल्कुल। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस हो गई। अगर आपसे कोई पूछे कि आर आर इंटरवल की इंपॉर्टेंस क्या है तो आप क्या कहोगे स्ट्रेट अवे? इट टेल्स अस द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल। यहां पे कुछ एमसीक्यूज है, यहीं पे करवा दो। इधर देखो, आर आर इंटरवल ड्रॉ कर रहा हूं, ये आर हो गई और ये आर, और इसको हम यहां पे ऐसे मिला देते हैं। ये कौन सा इंटरवल बन गया जी? आर आर इंटरवल। इधर मेरी तरफ देखना है। आर आर इंटरवल की ड्यूरेशन कितनी होगी? 0.8 सेकेंड। वो तो हमें पहले से पता है। कितने बिग स्केयर होंगे? 4 बिग स्केयर होंगे, 2 आर आर इंटरवल। अच्छा टेक्निकली स्पीकिंग आर आर इंटरवल में एक कार्डियक साइकिल आ नहीं रहा है बेसिकली।
क्लियर कर लें ये बात। आर का मतलब है कि वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहे हैं और अगली आर का मतलब है अगले में डीपोलराइज हो रहे हैं। इसका मतलब है ये दो डिफरेंट है। लेकिन हम आर आर इंटरवल इसलिए ले लेते हैं कि एक बड़ी वेव है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन, इतनी अच्छी अपवर्ड डिफ्लेक्शन तो किसी की भी नहीं है। पी वेव की भी अपवर्ड है, इतनी अच्छी नहीं है, टी की भी अपवर्ड है और ये बड़ी पिन पॉइंट है, ये राउंड नहीं। अगर आप देखो तो पी की अपवर्ड कैसी है, राउंड है, टी की भी अपवर्ड कैसी है, राउंड है, लेकिन आर बिल्कुल कैसा है, शार्प है, उसका पिन पॉइंट है। तो ये ज्यादा आसान हो जाता है ना पिन पॉइंट पे लेना। तो मिल तो गई है हमें कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन इस पूरे इंसान के अंदर कि उसका हार्ट कैसे काम कर रहा है, लेकिन द थिंग इज कि ये एक कार्डिक साइकिल की नहीं है बेसिकली, ये दो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के दरमियान है टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन हम इसको एक कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन ही बोलेंगे, 0.8 सेकंड ही कहेंगे। अब मेरा एमसीक्यू की तरफ मैं आ रहा हूं। व्हाट इफ दिस आर, एक एमसीक्यू है मैं आपको बताता हूं यूएचएस में एज इट इज है। एक आरआर इंटरवल है ईसीजी के ऊपर 0.55 सेकंड। सिर्फ ये सुन के क्या ज़हन में आ रहा है? हार्ट इज बीटिंग फास्टर और स्लोअर। अगर अगली आर जल्दी आ रही है तो इसका मतलब तो एक ही है कि इसका मतलब है हार्ट जल्दी बीट कर रहा है। पहले हार्ट ऐसे आराम से 0.8 सेकंड पे चल रहा था, अब थोड़ी स्पीड ज्यादा हो गई, 0.5 सेकंड के ऊपर आ गई। और इन्होंने एमसीक्यू में पता पूछा क्या होता है, वो नहीं पूछा होता उन्होंने कि यार इंटरवल शॉर्ट है प्रोलॉन्ग है, वो तो आसान हो गया। उन्होंने लिखा होता है एन ईसीजी वाज डन ऑन अ फलाना फलाना पर्सन, लिखा होता है एज इतनी फलाना इतना, द आरआर इंटरवल वाज फाउंड टू बी 0.55 सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ दिस आरआर इंटरवल इन द पेशेंट। अभी जैसे आपने बोला कि हार्ट रेट तेज चल रहा है, तो उसमें वो वाली कॉज पिक करनी होती है जो हार्ट रेट तेज कर रही है। उन 5 में से 4 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हार्ट रेट स्लो करने वाले, और एक सिर्फ वो होता है जो आपको पता लग जाता है ये हार्ट रेट फास्ट करने वाला। अभी इंशाल्लाह वो सारे ऑप्शन बारी बारी डिस्कस होंगे, हम सारे उसको लेके चलेंगे साथ के साथ। तो आरआर इंटरवल तो पहले हो गया, तो ये खत्म हो। अब आते हैं इस पे पीआर इंटरवल पे। अच्छा, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआर की तो खैर कोई टेक्निकल नहीं, फ्रॉम 1 आवर टू नेक्स्ट आवर हो गया। अब एक और से देखना, मैं ना इसकी लाइन ड्रॉ करता हूं और आपने बताने की कहां से कहां है पीआर इंटरवल। जी मुझे सिर्फ देख के बताओ, हाउ विल यू डिफाइन पीआर इंटरवल जैसे मैंने ड्रॉ किया। फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ पी वेव to the beginning of QRS complex. This interval is called as PR interval. हाँ, आपके ज़हन में भी क्वेश्चन है सर आपने तो Q तक ड्रॉ कर दिया, ये तो R तक होना चाहिए था। इसकी मैं आपको अभी रीजन बता देता हूं, बहुत ही आसान है। लिख लिया, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो सारे। ये कितना बड़ा होता है QRS complex? It is usually 1 to 2 small scales. कितना होता है QRS? कितना होना चाहिए? 1 to 2 small scale. टाइम में बोलो। 0.041 स्मॉल होता है और 0.08 होता है। अच्छा, एक लिमिट है इसकी, ये 3 स्मॉल स्केल से तो ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। 3 इसकी लिमिट है, 3 से ऊपर QRS सिर्फ QRS, ये 3 स्मॉल स्केल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब टाइम में बोलो, ये 0.12 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, नॉर्मल के अंदर तो होना ही कितना चाहिए, आइडियल पता है क्या आइडियल है? 2 स्मॉल स्केल। किसी का 0.08 आ रहा है ना, बहुत जबरदस्त, ये सही है। मिनिमम 1 तक टच कर ले, मैक्सिमम 3 तक टच कर ले, लेकिन ये इसकी लिमिट्स है, ये तो एक्सट्रीम लिमिट्स है, इसको इसी दरमियान। अब मुझे बताओ कि एक है ही 1 to 2 स्मॉल स्केल टोटल, तो उसके Q और R में कितना डिफरेंस होगा? हाफ स्मॉल स्केल ही बनेगा मेरे ख्याल में, इससे ज्यादा तो नहीं बनेगा। तो इसीलिए वो जो क्वेश्चन था ना कि सर ये Q के स्टार्ट तक क्यों ले रहे हैं, वो आप इसको R के स्टार्ट तक ही कर लो, लेकिन वो स्मॉल स्केल में ज्यादा डिफरेंस नहीं डालने वाला। मैंने आपको अभी आपको ही मैंने रीजन बताई है कि हम PR इंटरवल को बिगिनिंग ऑफ Q तक क्यों ले रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ R की क्यों बात नहीं कर रहे, क्योंकि Q और R का आपस का डिस्टेंस बहुत ही कम है, वो हाफ स्मॉल स्केल जितना ही। देखो मैं वो आपको फिर वही बता रहा हूं कि QRS टोटल 2 स्मॉल स्केल का है, तो उसमें Q और R के दरमियान कितना डिस्टेंस बनेगा? 1 और 1 से भी कम। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको आसान करने, और फिर R को ना पिक करना मुश्किल है, ये तो मैंने बड़ी करके बना दी ना, जो रियल ECG में आता है, रियल ECG में
उसमें ऐसे होते हैं, उसमें आप आर और क्यू के दरमियान डिफरेंस आपको करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, बिगिनिंग ऑफ क्यू को अप्रिशिएट किया जा सकता है, वो हम लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं, क्यू यहां से शुरू हो रही, तो हम ये पी आर इंटरवल ये ड्रॉ, अच्छा लिखने में आ रहा है लेकिन हम इसको डिफाइन करना है। अच्छा ये भी तो हो सकता था मैं ये कर देता, इधर देखो अगर मैं ये कर देता क्या फर्क है? फर्क इतना है कि इसमें सर ये फिर होता है एंड ऑफ पी से बिगिनिंग ऑफ क्यू तक, लेकिन इट इज नॉट पी आर इंटरवल। अगर पी आर इंटरवल डिफाइन करना है तो उसमें पी वेव सारी की सारी आएगी, उसके बाद पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस आएगा, लेकिन क्यू वेव शामिल नहीं होगी, क्यू के बिगिनिंग तक ही आएगा और इसको क्या बोलते हैं, पी आर इंटरवल। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है इधर देखना, इसकी ड्यूरेशन होती है 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स। मैं खुद जानबूझ के स्मॉल स्क्वायर लिख रहा हूं, मैं टाइम भी बता सकता हूं आपको, मैं चाहता हूं कि आप स्मॉल स्क्वायर से कैलकुलेट करके पहुंचो। तो आप बताओ कितना बनेगा, 0.12 से 0.20 सेकेंड, ये इसकी रेंज है पी आर इंटरवल। कितने स्मॉल स्क्वायर है पी आर इंटरवल, 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर। ड्यूरेशन में कितना बना 0, क्योंकि 1 स्मॉल स्क्वायर 0.04 है, 3 बन के 0.12, 5 बन के 0.20। तो ये इतनी, अच्छा मुझे बताओ किसी का पी आर इंटरवल 0.08 सेकेंड है, कौन सी पॉसिबिलिटी है, शॉर्ट, देयर इज सम एब्नॉर्मैलिटी। किसी का पी आर इंटरवल 0.28 सेकेंड है, प्रोलॉन्ग्ड है, इसका मतलब है दोनों ही एब्नॉर्मल। और किसी का, अच्छा आइडियल पी आर इंटरवल बाय द वे क्या बन जाएगा, 0.16 4 स्मॉल स्क्वायर, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, तो आइडियल क्या बन जाएगा 4 स्मॉल स्क्वायर 0.16 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करते हुए जो मिस्टेक ना हो जाए वो ये है कि पी को भी शामिल करना है। अगर आप ये दरमियान वाला निकालोगे ना तो अक्सर आपको शॉर्ट ही मिलेगा, आपको ये तो 2 स्मॉल स्क्वायर निकला, लेकिन अगर आप पी को शामिल करोगे तो पी की जितनी वेव होती है ना वो 1.5 स्मॉल स्क्वायर की होती है, तो आराम से उसमें 1 स्मॉल स्क्वायर शामिल हो जाएगा। तो फिर आप आराम से बता सकते हो कि पी आर इंटरवल इतना है। बाय द वे फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग पी आर इंटरवल ईसीजी पे शो क्या कर रहा है, पी क्या शो कर रही थी, क्यू क्या शो कर रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो पी आर इंटरवल क्या शो कर रहा है कि वो ऐसे नोड से जो एट्रिया से डीपोलराइजेशन शुरू हुई है वो इंटरनोडल पाथवे से होती हुई एबी नोड पे पहुंच गई। तो ये जो पूरा एट्रिया का पाथवे है ये सारे का सारा, मतलब ऐसे नोड की जनरेशन से लेके और एबी नोड तक पहुंचने तक ये पूरे का पूरा टाइम इंटरवल ईसीजी में किस में शो हो रहा होता है, पी आर इंटरवल में। देखो इसको लॉजिकली समझो, मैंने अभी आपको बोला पी आर इंटरवल 0.28 सेकेंड है, अब इसको जरा फिजियोलॉजी में लेकर आओ, क्या हो रहा है कि ऐसे नोड से एबी नोड में वेव पहुंचते हुए टाइम ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, या तो इंटरनोडल पाथवे में कोई डिफेक्ट आ रहा है कि वो पाथवे कोई लंबा रूट ले रहा है, या कोई और इशू। अगला मुझे बताओ पी आर इंटरवल 0.08 सेकेंड है, इसका मतलब है ऐसे नोड से एबी नोड में अनवांटेड जल्दी करंट पहुंच रहा है, शायद कोई एक्सेसरी पाथवे बन चुका है, या शायद कोई नया रूट आ गया जिसकी वजह से एकदम रैपिड करंट पहुंच रहा है जो कि इतनी जल्दी पहुंचना नहीं चाहिए। तो इसको इस सेंस में भी देखना आपने, खाली इंटरवल्स की सेंस में नहीं देखना। अच्छा जी, अगला, अभी मैं इसकी रीजंस पे भी आता हूं, रीजंस भी डिस्कस कर लेते हैं। क्यूटी इंटरवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवल, क्यूटी इंटरवल। पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, फिर हमें समझ आ जाएगी कि कहां से कहां तक है। क्यूटी इंटरवल इज फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ क्यू वेव टिल एंड ऑफ टी वेव। जी, डिफाइन क्यूटी इंटरवल। बिगिनिंग ऑफ क्यू टिल एंड ऑफ टी, हाँ फिजियोलॉजी में बोलो। इसका मतलब है इसमें पूरा वेंट्रिकुलर फेज आ रहा है कि पहले वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कंप्लीटली, फिर थोड़ा टाइम लिया हार्ट ने, उसके बाद वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो पूरे वेंट्रिकल ने जितना जोर लगाया और जितना रिलैक्स हुए वो पूरे का पूरा ईसीजी में कौन से इंटरवल में फिट हो रहा है, क्यूटी इंटरवल। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं पी आर इंटरवल और क्यूटी इंटरवल में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्यूटी इंटरवल, क्योंकि आपको पता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर हार्ट यू आर टॉकिंग अबाउट योर वेंट्रिकल्स। उनका मैस, मस्कुलर मैस इतना ज्यादा, मैंने आपको पहले भी रीजन दी थी कि जब कभी हार्ट का वर्ड यूज हो पढ़ते हुए तो उसको वेंट्रिकल ही समझना।
तो इसलिए QT इंटरवल ज्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है। इसकी ड्यूरेशन QT इंटरवल इज ऑलमोस्ट 9 स्मॉल स्क्वायर्स। सर इतनी जल्दी कैलकुलेशन ही हमसे होती है, ये मुश्किल हो गया। 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 9, सर टेबल्स आते होते तो हम 0.36 है, बुक में 0.35 लिखा हुआ, तो ये इतने स्मॉल स्क्वायर बन जाए। अच्छा, अब आपको समझ में आ रही है कि PR इंटरवल की ड्यूरेशन देखो कितने स्मॉल स्क्वायर है और QT की देखो कितने हैं, तो आपको लग रहा है ना कि कौन ज्यादा टाइम ले रहा है। यहां से भी पता लग रहा है कि किसका मसल मैच ज्यादा है। इतनी कैलकुलेशन से भी हमें हिसाब किताब लगा सकते हैं कि ओके ये क्या चल रहा है, यहां पे कितना फर्क पड़ रहा है। अच्छा, एक मैं यहां पे बात बता दूं, एक और टर्म यूज होती है, उसको कहते हैं करेक्टेड QT इंटरवल, QTC लिखते हैं उसको। करेक्टेड QT इंटरवल, वो करेक्टेड को सिर्फ ये कर रहे होते हैं, इधर देखो करेक्टेड ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मैं भी बता देता हूं, आपने उसकी सेंस बतानी है क्या बनेगी। इधर देखना, फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक्चुअल QT इंटरवल डिवाइडेड बाय RR इंटरवल स्क्वायर रूट। करेक्टेड QT इंटरवल का क्या फॉर्मूला है जी? एक्चुअल QT इंटरवल विच इज 0.35 और 36 सेकेंड डिवाइडेड बाय RR इंटरवल जो नॉर्मल हार्ट में 0.8 सेकेंड है, और उसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, और वो डिवाइड करके निकालते हैं। ये नॉर्मल हार्ट में नॉर्मली निकलता है तकरीबन 0.4244 सेकेंड, ये इसकी रेंज होती है QTC जो निकलता है। मुझे सिर्फ फॉर्मूला देख के बताओ कि ये QTC की नौबत ही क्यों आई, करेक्टेड QT का क्यों वर्ड लगा और उसकी क्या नौबत आई, क्या इसमें यूज हुआ है RR इंटरवल। क्या मैं कह सकता हूं हार्ट रेट को यूज कर रहे हैं हम, पूरे कार्डियक साइकिल को अगर यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम हार्ट रेट को यूज कर रहे हैं। तो ये हार्ट रेट के लिए करेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि जब हार्ट रेट चेंज होता है ना, तो PR इंटरवल पे इतना असर नहीं पड़ता हार्ट रेट चेंज होने का। किस पे ज्यादा असर पड़ता है, QT इंटरवल पे, क्योंकि टाइम ज्यादा है, वेंट्रिकल का मैस भी ज्यादा, वेंट्रिकल नहीं तो मेन काम करना है। तो जब हार्ट रेट कम या ज्यादा होता है तो उसका मेजर जंग किस पे फॉल होता है, वेंट्रिकल पे, इसीलिए हार्ट रेट के अकॉर्डिंग इसको करेक्ट कर लेते। अब हार्ट रेट किसी का अगर जाहिर 100 चल रहा है तो RR इंटरवल भी चेंज होगा, शॉर्ट हो जाएगा ना बेटे। हार्ट रेट जितना ज्यादा होता जाएगा RR इंटरवल उतना शॉर्ट होता जाएगा, जितना हार्ट रेट कम होता जाएगा इसका मतलब है एक R बहुत देर बाद आ रही, तो RR इंटरवल प्रोलॉन्ग होता जाए। तो इसीलिए इसको हार्ट रेट के अकॉर्डिंग करेक्ट करते हैं। तो QT इंटरवल भी मैंने बता दिया और फिर करेक्टेड QT भी बता दिया, जो RR इंटरवल का स्क्वायर रूट लेके हम उसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं QT इंटरवल। ये बात क्लियर होगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हार्ट सही काम नहीं कर रहा, बहुत एक वेग टर्म यूज कर रहा हूं, उसको हमने ECG पे पिक करना है, तो इसका मतलब है कि जो पहला पॉइंट हम देखना चाहेंगे यार पहले इंटरवल्स देखो। आपने वेव्स देख ली, आपको पता लग गया P वेव भी ठीक है, QRS भी ठीक बनी हुई है, T वेव भी ठीक बनी। पहले तो आपने वेव्स की नॉर्मल देखना है, अगर ये ठीक बनी है तो ECG पे अगला फोकस किसकी तरफ लेके जाना है, इंटरवल्स की तरफ। पहले PR इंटरवल, उसके बाद QT इंटरवल और फिर कौन सा RR। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, जब आप अभी आप जाओगे, जाते भी हो वार्ड के अंदर, तो प्लीज वहां पे इमरजेंसीज में या वार्ड्स में भी जाओ, तो अगर किसी की ECG हुई है तो आज के बाद जरूर एक दफा देख के ना उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, उसको थोड़ा इस एंगल से देखने की कोशिश करो जिससे मैं बता रहा हूं। स्टार्ट में टाइम लगता है, स्टार्ट में आपको इस सीक्वेंस से नहीं बनता कि पहले क्या देखना है, तो पहले स्टार्ट में आप उसकी सिर्फ वेव्स को अप्रिशिएट करते हो कि ऐसी नॉर्मल है कि, अगर यही नॉर्मल नहीं है तो यहां भी अबनॉर्मैलिटी, लेकिन अगर ये आपको नॉर्मल लग रही है उसके बाद आप इंटरवल करते हो और उसके बाद आप किसकी तरफ शिफ्ट होते हो, सेगमेंट्स की तरफ। अब मैं अगला पॉइंट बताता हूं, सेगमेंट की तरफ आता हूं। सेगमेंट आपने कौन कौन से याद है? सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो ECG पे आपने याद रखना है, दिस वन, इसका नाम है ST सेगमेंट। पहले तो डिफाइन करो कहां से कहां तक, एंड ऑफ S टू द बिगिनिंग ऑफ T। QT इंटरवल को डिफाइन करो, QT इंटरवल बिगिनिंग ऑफ Q टू द एंड ऑफ T, वो इंटरवल था। अब सेगमेंट पे शिफ्ट हो गया, तो सेगमेंट में कौन सा हो गया है, फ्रॉम द एंड ऑफ S टू द बिगिनिंग ऑफ T। तो मुझे बताओ क्या ST सेगमेंट में कोई वेव है? आपने बताना है। ST सेगमेंट में कोई वेव आ रही है?
कोई वेव नहीं आ रही। और एक अगला सेगमेंट जो इंपॉर्टेंट होता है टीपी सेगमेंट। डिफाइन करो, मैंने ड्रॉ किया है, डिफाइन करो। एंड ऑफ टी टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पी। तो क्या टीपी सेगमेंट में कोई वेव आ रही है? तो एक बात तो आसान कर लो अपने लिए, सेगमेंट के अंदर वेव नहीं आती। सेगमेंट वो पोर्शन होता है ईसीजी का जो फ्लैट लाइन होती है, लेकिन इंटरवल्स के अंदर वेव आती है, वो डिफरेंट है। वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा इंटरवल है, कौन सी वेव आ रही है। तो मैंने आपको आसान कर दिया, दोबारा बता देता हूं। सेगमेंट की क्या आसानी क्या है? सेगमेंट में वेव नहीं आती। तो अगर एसटी सेगमेंट कोई बोले तो खुद ही डिफाइन कर लेना, एंड ऑफ एस टू द बिगिनिंग ऑफ एस। मतलब आसान कर लेते हैं। सेगमेंट, इधर देखो, सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ ईसीजी which begins from the end of first wave to the beginning of next wave. End of first wave to the beginning of next wave, चाहे वो ST है चाहे वो TP सेगमेंट। अब मुझे बताओ कि सेगमेंट्स में हमने क्या देखना होता है? लिखा हुआ है नॉर्मल, एलिवेटेड और डिप्रेस। अब जरा गौर से फोकस करना है। ईसीजी में फ्लैट पोर्शन कौन से आ रहे हैं मुझे गिनवाओ। फ्लैट पोर्शन यहां से शुरू करते हैं। एंड ऑफ P टू द बिगिनिंग ऑफ Q, ये फ्लैट है। उसके बाद ST सेगमेंट फ्लैट है। उसके बाद TP सेगमेंट फ्लैट है। 3 सेगमेंट है जो फ्लैट आते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, इनमें से रेफरेंस वैल्यू कौन सी में हम जीरो कहां से शुरू करें, किस सेगमेंट को जीरो उठाएं? देखो यहां पे बज़ाहिर देखने में तो ये लग रहा है सर द फर्स्ट वन, the second one and third one all three are in the single plane। ये जब ईसीजी पे भी आते हैं तो एक ही प्लेन पे होता है, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने लगा हूं कि हम रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेते हैं जीरो वोल्टेज के लिए। रेफरेंस पॉइंट इज ऑलवेज टेकन एज दिस वन। ये जरा गौर से बताना है ये कौन सा बता रहा हूं। ये मैं बड़ा सा कर देता हूं इसको। कौन सा पॉइंट है ये? एंड ऑफ एस, और S के बाद बिल्कुल फौरन बाद जहां बिल्कुल फ्लैट होनी शुरू होती है वेव, वो जो बिगिनिंग वाला पॉइंट है, इसको वो पॉइंट कहते हैं जो रेफरेंस पॉइंट है, और इसी को J पॉइंट बोलते हैं। J पॉइंट, या मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं रेफरेंस पॉइंट फॉर जीरो वोल्टेज। क्या कहते हैं इसको? रेफरेंस पॉइंट फॉर जीरो वोल्टेज। कोई सवाल आ रहा है? क्यों सर? हम ये भी तो यहां J पॉइंट बोल देते, हम यहां पे बोल देते, हम T के एंड में बोल देते, P के शुरू में बोल देते, कहीं बोल देते। इधर इधर देखना, मैं आसान कर देता हूं। इलेक्ट्रोड्स जो लगते हैं ईसीजी के, ज्यादा लेट नहीं हो गया? अच्छा इधर देखो, जो इधर जब मेरी तरफ देखो यार, इधर देखो, बहुत कंसर्न हो जाता है ना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रोड लगते हैं स्किन के ऊपर। बेटे स्किन में भी सेल्स होते हैं, उनका अपना भी पोटेंशियल होता है। ईसीजी में जब वो पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हमें तो इसका चाहिए, तो चांसेस हैं कि स्किन पोटेंशियल्स भी कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग में आ सकते हैं। तो उस सेंस के अंदर देखा गया है कि जो बाकी सारा पॉइंट है ना, ये जो पहले वाला सेगमेंट है और टीपी सेगमेंट, ये फिर थोड़े से ऊपर नीचे हिल सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट देखा गया ना, ये वाला जिसको मैं J पॉइंट बोला, यहाँ पे बुक भी J पॉइंट कहती है, रेफरेंस पॉइंट कहती है, कहते हैं ये वो पॉइंट है जब वेंट्रिकल कंप्लीटली डीपोलराइज हो गए हैं। मतलब समझो, इधर देखो, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गए कि रिलैक्स कर गए? कॉन्ट्रैक्ट कर गए। तो वेंट्रिकल ने पूरा जोर लगा लिया है, तो अब इसके ऊपर कोई भी और पोटेंशियल नहीं आ सकता, ये मैक्सिमम पोटेंशियल। तो इसके बाद की जो वैल्यू होगी जब हार्ट बिल्कुल उस पर न्यूट्रल पे आता है, तो उसको हम क्या ले लेते हैं? 0 पॉइंट ले, क्योंकि इसमें अब कोई स्किन पोटेंशियल भी ऐड नहीं होने वाला, इसमें कोई और पोटेंशियल ऐड नहीं होने वाला, क्योंकि हार्ट ने अपना पूरा जोर लगा दिया। तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल जो QRS में अचीव हो चुका वो हो चुका। तो उसके बाद जैसे ही ईसीजी नॉर्मल पे आती है, तो वही वाला पॉइंट हम क्या ले लेते हैं? J पॉइंट। तो आज के बाद जब आपने सेगमेंट किसी की एलिवेशन और डिप्रेशन बतानी है, किस पॉइंट को देखते हुए बतानी है? J पॉइंट को देखते हुए। अब इधर देखो, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, J पॉइंट को कंपेयर किससे करना है? मैं आपको अगर बोलूं J पॉइंट एलिवेटेड है, किसके मुकाबले में एलिवेटेड है, ये देख लो।
इससे कंपेयर करना है इसको टीपी सेगमेंट से। मैं आपको बोलूं जे पॉइंट इस ईसीजी में एलिवेटेड है, किसको देखते हुए कहोगे एलिवेटेड है? टीपी सेगमेंट। आप कहोगे टीपी सेगमेंट के मुकाबले में अब जे पॉइंट कहां चला गया है? ऊपर। और टीपी सेगमेंट के मुकाबले में अब जे पॉइंट कहां चला गया है? नीचे चला गया। अब इसको देखते हुए बताते हो। मैं एक ईसीजी ड्रॉ कर रहा हूं, इधर देखना, एक ईसीजी ड्रॉ करता हूं। पी वेव, QRS, जी। अब इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि ये था ना, एस बिल्कुल छोटी सी बनी है, ये जे पॉइंट है। और कहां टीपी सेगमेंट? ये टी वेव भी इसी में शामिल हो गई है, ये टीपी सेगमेंट है। तो इसको देखते हुए अब जे पॉइंट कहां चला गया? नीचे चला गया। एक और ईसीजी ड्रॉ कर रहा हूं। एक मिनट, क्या हुआ? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट वेट। इस केस में क्या हो रहा है? इसमें आपको क्लियर नजर आ रहा है कि अगेन टीपी सेगमेंट ये वाला है, लेकिन इसके पहले में ये जे पॉइंट है। ये अब इसका मतलब अगर मैं इसको इस पोर्शन से ड्रॉ करूं जस्ट लाइक दिस, और इसको भी इस पोर्शन से ड्रॉ करूं जस्ट लाइक दिस, तो जे पॉइंट एलिवेटेड या डिप्रेस हो चुका है, और ये एबनॉर्मल ईसीजीज हैं। तो सेगमेंट में आपने क्या देखना है? एलिवेशन या डिप्रेशन, और किस पॉइंट को देखते हुए रखना है? जे पॉइंट को देखते हुए। सेगमेंट कौन से मैंने बोले? 2 सेगमेंट बोले। पहला कौन सा बोला? एसटी सेगमेंट, दूसरा कौन सा बोला? टीपी सेगमेंट।